नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और बात सबसे पहले गोरखपुर की। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गेडा में बने आईटी पार्क का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के सहयोग से गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गेडा के सेक्टर 7 में 3.5 एकड़ जमीन पर 20 करोड़ रुपए की लागत से यह आईटी पार्क बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की ओर से स्थापित इस केंद्र का उद्देश्य इस क्षेत्र में आईटी आधारित विकास को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार का कहना है कि आईटी पार्क से पूरे प्रदेश की विकास को गति मिलेगी और इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यहां के युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सॉफ्ट स्किल को एक नई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, उस प्लेटफॉर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये इस फील्ड की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्टार्टअप इस फील्ड में चलाने वाला व्यक्ति और केवल अपना कंप्यूटर लेकर के वहां जाएगा, बाकी उसको जगह की चिंता नहीं करनी है, उसको विद्युत कनेक्शन की चिंता नहीं करनी है, अन्य जन सुविधाओं की चिंता नहीं करनी है। और देश और दुनिया में जहां कहीं भी इस सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी आज अपनी धमक दिखा रही है, उसके पीछे यही मॉडल सब जगह सफल हुई है। और जो गोरखपुर में पहली बार यहां पर इस रूप में देखने को मिल रही है कि प्लग एंड प्ले मोड पर हम लोगों को, यहां के युवाओं को अपने स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए एसटीपीआई से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, अरविंद कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुरादाबाद पहुंचे प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी मजबूत हुई है और बीते वर्षों में कोई सांप्रदायिक झगड़े नहीं हुए। मंत्री ने यह दावा किया कि प्रदेश का हर वर्ग सरकार की योजनाओं से लाभान्वित है और खुशहाल है। बहुजन समाज पार्टी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को पर्याप्त बताते हुए उन्होंने एलपीजी की समस्या जल्द दूर होने का आश्वासन भी दिया। जो एनडीए की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, उसने सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूरे किए 18 मार्च में। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पीसी की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग देख सकते हैं कि कानून का राज स्थापित है। आज पिछले 9 वर्षों में ना कोई दंगा हुआ, ना कोई धार्मिक झगड़ा हुआ, ना कोई जातीय संघर्ष हुआ। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा राजमार्ग उत्तर प्रदेश में है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो। तो आज हर तरह से हर वर्ग जो है आज खुशहाल नजर आता है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कमेरा वर्ग हो। आज एक आम आदमी की सरकार में पहुंच बढ़ी है और जन कल्याणकारी जितनी भी योजना सरकार द्वारा संचालित है उनका सीधा लाभ
उनके खाते के माध्यम से उनको दिया जा रहा है, डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा जाता है। आज बिचौलियों का जो पहले स्थिति रहती थी दूसरी पहली सरकारों में, वो आज नहीं है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हिटलर के समय प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी में सभी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं। बीजेपी सरकार में जनता को सिर्फ लाइन में खड़ा किया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़ा जितनी बढ़ेगी पीडीए भी उतना ही बढ़ेगा और इस बार जनता लाइन में लगकर बीजेपी को सत्ता से हटाएगी। अखिलेश यादव का यह बयान आगामी विधानसभा चुनाव के सियासी माहौल में चर्चा का विषय बन गया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जाना माना जाता है कि वो इवेंट पर चलती है, पार्टी झूठ प्रचार पे चलती है, फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चलती है। और हिटलर के जमाने में तो एक केवल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया जाता था। हिटलर के जमाने में जर्मनी में सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में, प्रदेश में सभी मंत्री और जितने भी पदों पर बैठे हैं सब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं। अपने आप को सब पीएम समझते हैं। झूठ बोलने में नंबर 1। और ये बात तो ट्वीट पढ़ने के बाद ही पता लग गया कि ये मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं लिखा है। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ जो लोग एआई से पकड़े गए हों, जो एआई के माध्यम से उनकी पूरी जानकारी मिल गई हो, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? वो तब जब सरकार का समय खत्म हो गया है। सरकार इसी में उलझी हुई है कि किसी को मंत्री बनाएं कि किसी को मंत्री हटाएं। 2027 के चुनाव से पहले यूपी की राजनीति महाएक्टिव मोड पर नजर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में पार्टी 31 मार्च को प्रदेश स्तरीय एक बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति और संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों किस तरह के हों, कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं, इसकी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव डेहरी पर खड़े हैं। इसके पहले अब सभी राजनीतिक दल अपना अपना चुनावी पकवान पकाने में लगे हैं। कहीं बयानबाजी है, कहीं मुलाकात है, तो कहीं बैठक। इसी श्रृंखला में अब बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए 31 मार्च को एक बड़ी बैठक करने वाली है। इस बैठक में पूरे प्रदेश के पदाधिकारी आएंगे, मंडल और प्रदेश स्तर के। सूत्र बताते हैं कि इस पर चर्चाएं होंगी, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, बूथ का स्तर किस तरह से जो है वहां पर अपनी बात को पहुंचाया जाए और वहां पे जो वोटर्स हैं जो बसपा ने खो दिए हैं उनको वापस कैसे लाया जाए। कड़ी परीक्षा भी होगी, कड़ी परीक्षा बसपा की भी होगी और साथ साथ आकाश आनंद की भी होगी। सूत्रों का कहना है कि अब की बार आकाश आनंद को जगहों पर जाकर के, यानी बूथ स्तर पर जाकर के, विधानसभाओं में जाकर के, तमाम जनपदों में जाकर के कम्युनिकेट करने को कहा जाएगा, बैठकों को होल्ड करने को कहा जाएगा। बहरहाल इन सब चीजों के बीच में एक बार वापस से चर्चा गर्म है, क्योंकि लखनऊ में एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक होने वाली है उस पार्टी की जो कभी सत्ता में थी लेकिन अब सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता को पाने का जो प्रयास है वो करते नजर जरूर आ रही है। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। और खबर लखनऊ से, जहां शहर में एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। समाज सेवी देवेंद्र तिवारी ने वीवीआईपी चौराहे के पास एक पोस्टर लगाया है जिसमें लियारी का जिक्र कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में समाजवादी पार्टी की शासनकाल की घटनाओं की कटिंग लगाई गई है। कानून व्यवस्था पर, उस दौर की जो कानून व्यवस्था रही थी उस पर सवाल उठाया गया है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए मौजूदा हालात से तुलना भी की गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान की कानून व्यवस्था की सराहना भी की गई है और ये बताया गया है कि योगी राज में व्यवस्था बदली है, कानून का राज है। ऐसा है
है कि अभी एक धुरंधर मूवी लॉन्च हुई जिस पर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और मुख्य उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अतीक का आतंक था जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, तमाम सारी चीजें दिखाई गई। हम माननीय अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि उनके राज्य में लड़ाई जैसी स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, हर जगह रेप, जगह जगह मर्डर्स, ब्राह्मणों की हत्या, तमाम जघन्य अपराध होते थे, भूमाफियाओं का बोलबाला था पूरे प्रदेश में। कोई इधर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आना चाह रहा था, महिला, बेटियां, हमारी बहनें, कोई भी सुरक्षित नहीं थी। लड़ाई जैसी स्थिति थी। जो स्थिति थी वो पूरी सुधार हुई है और मैं चाहता हूं कि खुद अखिलेश जी देखें कि अब पहले में और अब में क्राइम में कितना सुधार हुआ है। ये मैं बहुत उसके साथ कह सकता हूँ। बाकी खुद ही देख लीजिए कि पोस्टर्स लगे हुए हैं, इनमें सारा कुछ दर्शाया गया है। और जो ये मूवी दिखाई जा रही है जिसपे पूरा समाजवादी उर्मा बौखलाया हुआ है। लखनऊ में पोस्टर वॉर को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। राजधानी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। पोस्टर विवाद पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए जाने से समाजवादी पार्टी में नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी समर्थक ने पोस्टर लगवाने की जिम्मेदारी स्वीकार की है। पुलिस ने अब इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। राजनीतिक हलकों में इस विवाद को लेकर अब अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता देवेंद्र तिवारी जी ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में तुलना की है। वह भूल जाते हैं तुलना करते समय कि अजय मिश्रा टेनी ने जब भरे समाज में एक शुक्ला बंधु को जूतों से मारने की बात कही थी तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का सम्मान कैसे मान सम्मान बढ़ गया वह भूल जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे भगवान शंकराचार्य का अपमान किया और उनसे सर्टिफिकेट मांगा। तो वह तुलना करते समय भूल गए कि क्या मुख्यमंत्री जी से वो संत होने का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। और तो और जब तुलना कर रहे थे तो बेचारे यह भी भूल गए कि 10-90 में काम करने वाली महिला को रात में 12 बजे अपने लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी ताकि वह आराम से घर जा सके। इसके लिए तो तुलना करते समय यह भी भूल गए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे थे। 302 के मुकदमे भी थे, 304 का भी मुकदमा था, कई सारे मुकदमे थे जिसमें बाकायदा उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, न्यायालय में विचाराधीन चल रहे थे। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने अपने मुकदमे खत्म कराने का काम किया। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का बुलेटिन उत्तर प्रदेश लाइव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वो ईद की मुबारकबाद देने के लिए आए थे। इस दौरान आजम खान के बेटे अदीब आजम ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थकों की भारी भीड़ भी इस दौरान देखने को मिली। इलाके में फिर से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। आजम खान के जेल जाने के बाद सूनी पड़ी गली एक बार फिर से गुलजार नजर आई। इस मुलाकात को दोनों दलों के बीच बढ़ती नजदीकियों के रूप में भी देखा जा रहा है। आपकी जानकारी और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा साहब से उनसे उनके सेहत के बारे में जानकारी प्राप्त की है और ईद की मुबारकबाद दिया। और निश्चित तौर से क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से उनके साथ अत्याचार अन्याय कर रही है। अभी उन्होंने बताया कि कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी उन्हें जमीन पर सुलाया जा रहा है, उनको ताकत नहीं दी गई, दवाई नहीं दी जा रही है। और जब वो मिलते हैं तो उनके सामने एलआईयू बैठा रहता है, एलआईयू की टीम बैठी रहती है। ये कौन सी सरकार चल रही है, किसकी सरकार चल रही है कि आप कितना प्रताड़ित करेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जो बीमार हैं और उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और मैं समझता हूँ कि पूरी सरकार तानाशाही कर रही है और निश्चित तौर से आजम खान साहब के साथ, इनके परिवार के साथ बहुत ही खराब सलूक कर रही है और बहुत ही इंतहा कर रही है। अजय जी, आज आजम खान के परिवार से मिलने आए हैं, आजम खान का हालचाल पूछने के लिए। फलों का टोकरा भी लेकर आए हैं और कुछ जूस की भी लेकर आए हैं, तो इसको लेके क्या नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि उनकी सेहत की जानकारी लेने के लिए और ईद का पर्व अभी बीता है और ईद के
त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो हम लोग निश्चित तौर से कहीं भी जहाँ भी जाते हैं तो हमारा एक संस्कार है कि हम वहाँ फल है, ड्राई फ्रूट है, फ्रूट्स है और मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। तो आज लेकर आया, उनकी ईद की मुबारकबाद दी और आजम खान साहब के स्वास्थ्य के बारे में। लखनऊ में विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान पर सियासी विवाद बढ़ गया है। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति कमजोर हुई है और देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को जिम्मेदारी से बयान देने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने और संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। की विदेश नीति अलग थलग पड़ गई है। भारत दुनिया में विदेश नीति के मामले में सबसे पिछड़ गया है, अकेला पड़ गया है और जयशंकर इस तरीके की खींच भरा बयान दे रहे हैं। ये बयान तो किसी 2 रुपए के ट्रॉल का बयान लगता है। आपको जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए। आज भारत की जो आत्मसमर्पण वाली नीति है, विदेश नीति है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की असहज स्थिति हो गई है। ऐसी असहज स्थिति कभी नहीं है। देखिए, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, चुनाव लड़ने का सभी का स्वागत होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धर्म का धंधा करती है, हिंदू मुसलमान का धंधा करती है, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज करके सांप्रदायिकता का धंधा करती है, उसी तरीके से रेप विक्टिम के घावों का भी क्या भारतीय जनता पार्टी लाभ लेना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी टिकट उनको देती, लेकिन ये क्या बताने की आवश्यकता थी कि वो उस रेप पीड़िता की मां है? आप इससे कोई सार्वजनिक रूप से लाभ लेना चाहते हैं? उनके जख्मों को बेचना चाहते हैं? जो जख्म उस लड़की के शरीर पर उस आतताई दरिंदे ने लगाए थे, उन जख्मों को आप वोटों के रूप में इकट्ठा करना चाहते हैं? ये अक्षम्य अपराध है। बंगाल की जनता इस अपराध की सजा भारतीय जनता पार्टी को देगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी अपराधियों को शामिल कर अपने संगठन का विस्तार कर रही है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी महिला सभा ने प्रांतीय अध्यक्ष स्वर्गीय फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मिणी निषाद को सम्मानित किया है, जो पार्टी के संगठनात्मक विस्तार का उदाहरण है। फखरुल हसन चांद ने इसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच स्पष्ट अंतर बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सकारात्मक योगदान और सम्मान के माध्यम से संगठन को मजबूत कर रही है। उनको संरक्षण देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार हो रहा है तो वो अपराधियों को शामिल कर रही है, और समाजवादी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है तो महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय फूलन देवी जी की बड़ी बहन रुक्मिणी निषाद जी को बनाया है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में, और यही फर्क 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी में केवल अपराध करने वाले जो लोग हैं उनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है और संगठन में इस तरह के लोगों को रखा जा रहा है। मेरठ में पुलिस विभाग ने एक अनोखी पहल की है। एसएसपी मेरठ 498 दरोगाओं के साथ धुरंधर 2 फिल्म देखने के लिए वेब सिनेमा पहुंचे और इसके लिए 2 हॉल बुक किए गए। पुलिसकर्मी सरकारी गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे फिल्म देखने के लिए। फिल्म में यूपी पुलिस से जुड़ा माफिया नेटवर्क और पूर्व डीजीपी का किरदार भी निभाया गया है। पुलिस विभाग का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सिनेमाई ट्रेनिंग के जरिए अपराध से निपटने, रणनीति और जिम्मेदारी का नजरिया देना है। इस पहल से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने और जनता तक जीरो टॉलरेंस का संदेश पहुंचाने की भी कोशिश की गई। अच्छी है, लेकिन बड़े लोगों के लिए 18+ लोग ही देखे इसमें, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी वल्गर है, बट मूवी बहुत अच्छी है। मजा, मैं थैंकफुल, वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर एसएसपी सर कि उन्होंने हमें मौका दिया है मूवी दिखाने के लिए। थैंक यू सर। अभी आधी हुई है, पूरी मूवी हुई नहीं है। अच्छा लगा, मैं देख के बताऊंगी पूरी मूवी कैसी लगी। ओवरऑल इट इज अ नाइस मूवी। थैंक यू। बढ़िया। इसमें सबसे ज्यादा तो मुझे कैरेक्टर जमाली का कैरेक्टर बहुत बढ़िया लग रहा है और रणवीर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसका कोई जवाब नहीं है। क्या लगता है फिल्म बननी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बननी चाहिए। कानपुर पुलिस रामनवमी के त्योहार को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इस बार सेंट्रल जोन में
करीब 45 जुलूस निकालने की योजना है। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि सभी जुलूस मार्गों का आयोजकों और संबंधित विभागों के साथ निरीक्षण भी किया गया है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, धर्मस्थलों और सड़कों पर पेड़ों और बिजली के तारों की स्थिति भी जांच की गई और सुधार किए गए हैं। इसमें हर जुलूस मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सीसीटीवी और ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जाएगी। पुलिस ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल जोन में करीब 45 जुलूस हैं रामनवमी को लेकर के विभिन्न तिथियों में। इन सभी जुलूसों के मार्गों पर जो आयोजक गण हैं और संबंधित विभाग जो हैं उनके साथ भ्रमण करके वस्तु स्थिति का आकलन कर लिया गया है। मिश्रित आबादी के क्षेत्र, धर्मस्थल, पेड़ की डालें, बिजली के तार आदि सबकी समीक्षा कर ली गई है। प्रॉपर पुलिस प्रबंध किया जा रहा है। आयोजकों से वार्ता कर ली गई है। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। प्रॉपर पुलिस अरेंजमेंट करके सीसीटीवी कैमरे लगा करके और ड्रोन कैमरों की मदद से पूरी कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। ऐसे समय दिखाया था कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक्टिव जाते हैं और भ्रामक पोस्ट डालते हैं, उन पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाने का? देखिए, हमारी सोशल मीडिया की टीम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर लगातार निगरानी कर रही है। जो लोग भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज जिले में ईंधन संकट गहरा गया है। रसोई गैस की किल्लत के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कमी ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। घोगली क्षेत्र के 5 पेट्रोल पंपों में से 4 बंद पड़े हैं, जबकि एकमात्र पेट्रोल पंप जो खुला हुआ है उस पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी कतारों में खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने हमारे संवाददाता अनुराग जायसवाल से इसके बारे में खास बातचीत और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध संघर्ष का असर अब महाराजगंज जिले में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां लोग गैस की किल्लत को लेकर परेशान है, तो वही दूसरी तरफ अब पेट्रोल और डीजल को लेकर भी जिले में किल्लत सामने आई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है महाराजगंज जिले के घोगली क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप है, हरपुर मान का पेट्रोल पंप है, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। वही जब हमने पेट्रोल और डीजल की किल्लत के बारे में जिला आपूर्ति अधिकारी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की मांग में अचानक वृद्धि हुई है, जिसको लेकर इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। पेट्रोल और डीजल को लेकर किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है? अब पेट्रोल और डीजल की दिक्कत तो जहां तक मेरे समझ से है, सरकार तो कह रही है कि सभी पेट्रोल पंपों पे डीजल पेट्रोल है, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहे हैं उससे काफी फर्क पड़ा है। और जो हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ से गाड़ियां आ रही है, समाचार के माध्यम से सुनने को मिल रहा है बहुत सी गाड़ियां फंसी हुई हैं और लोगों के अंदर एक तरह से भय व्याप्त हो गया है कि कहीं तेल खत्म न हो जाए, इसलिए अपनी टंकियों को फुल करवा रहे हैं। इस चक्कर में बहुत से टंकियों पे जो तेल आते आ रहे थे वो खत्म हो जा रहे हैं। यही सब चीजें हैं, जहां तक मेरी जानकारी है मैं यही जानता हूँ। और मैं चाहूंगा कि भाई तेल आए, लोगों का जो दिन चल रहा है वो सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशासन सरकार का दावा है कि पेट्रोल और डीजल की किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं, गैस की किल्लत नहीं, तो फिर ये लाइनें क्यों लग रही है? अब लाइनें क्यों लग रही हैं? अभी लोगों ने बताया कि अभी टंकी फुल करवा रहे हैं, पूरा भर के भरवा रहे हैं और इधर जहां भी कोई इधर जा रहा है देख रहे हैं तो लाइन लगा ले रहा है कि अगली टंकी पे पता नहीं तेल होगा कि नहीं होगा। इस तरह की आशंकाओं को लेकर के जगह जगह लाइनें लग रही हैं, जहां तक ये मेरी जानकारी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद थे, जिनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल के साथ ही साथ गैस की भी जिले में किल्लत है। आसानी से लोगों को पेट्रोल और डीजल गैस नहीं मिल पा रहा है। सरकार के दावा है कि सबको आपूर्ति समान है, सबको समय पे पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति मिलेंगी। वही दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत कहता है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर काफी किल्लत है। वही अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले समय में पेट्रोल और गैस की आपूर्ति क्या समान हो पाती है या स्थिति ऐसे ही रहेगी। इंडिया वाइज और इसी के साथ उत्तर प्रदेश लाइव के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।